तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सत्यम गणित प्रेमी भी जिसे आप कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित पाठ 1 वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.1। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 140, दूसरा 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005, पांचवा है 7429। पहले हम लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले आप लोग जब 140 को पहले हम 2 से काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 6 0, और फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 5 10। अब आगे 35, 35 को 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 7 आ जाएगा। 7 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, 7 से 7 कट जाएगा। अब इसका उत्तर आ जाएगा 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 है। अब 2 गुणे 2 को 2 बार है तो आप इसे 2 की घात 2 लिख सकते हैं। अब आगे चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा है 156। 156 को आप लिख सकते हैं, लिखेंगे पहले 156 को आप 2 से काटेंगे तो 78 आएगा, और फिर 78 को 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 9 18, 39 आ जाएगा। अब 39 को 3 से भाग देंगे तो 13 3 39 हो जाएगा, और 13 खुद ही एक अभाज्य संख्या है तो 13 से 13 कट जाएगा। अब आपका अंतिम उत्तर आ गया है 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब 2 2 बार है तो आप इसे 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13 लिख सकते हैं। अब आगे चलेंगे। तीसरा प्रश्न है 3825। 3825 2 से नहीं कटेगा। मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। अगर कोई भी संख्या 3 से कटेगी तो आप कैसे पता लगाएंगे एकदम आसानी तरीके से। तो आप पहले देखिए जितना ये संख्या दी गई है 3825, इसका हर एक अंक जैसे इसमें 3 है, 8 है, 2 है, 5 है, इन सबको जोड़ेंगे तो अगर इनका योग आ गया है उतना आया कि 3 से कट जाए तो ये 3 से कटेगा पूरी संख्या। जैसे आप देखिए 8 3 11, 11 2 13, 5 18, 18 3 से कट जाएगा, 3 6 18, इसलिए 3825 भी 3 से कटेगी। अब देखिए 3 1 3, 3 2 6, अब 2 बचा 22 हो गया, 3 7 21, 1 बचा 3 5 15। अब आगे आपका 425। 425 को आप 5 से काटेंगे तो 5 8 40 और 5 5 25, तो आ जाएगा आपका 85। 85 को आप 5 से भाग देंगे तो 5 1 5, 5 3 बच गया और 35 होगा, 5 7 35, 17 आ जाएगा। 17 खुद ही एक अभाज्य संख्या है तो आप 17 से ही काट देंगे तो 3825 का हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। 3 2 बार है तो 3 की घात 2 लिख सकते हैं, 5 2 बार है तो 5 की घात 2 लिख सकते हैं, और 17 एक ही बार है तो गुणे 17 कर देंगे। ये हो गया आपका अंतिम उत्तर। अब आगे चलेंगे 5005। 5005 को आप 5 से काटेंगे तो 5 1 5, 2 जीरो उतर जाएगा, 5 1 5, 1001 आ जाएगा। 7 से 1001 को काटेंगे तो 7 1 7, 3 बचेगा, हो जाएगा 30, 7 28, 2 बचेगा और हो जाएगा 21, 7 21। उसके बाद आप 143 को 8 और 9 10 से नहीं कटेगा, ये सीधे 11 से कटेगा। 11 से आप काटेंगे तो 11 1 11 और 11 33, 13 बार में जाएगा। 13 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, इसलिए आपका उत्तर आ जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसमें कोई 2 बार नहीं आया इसलिए घात अब नहीं लगाएंगे। अब आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न पहला का लास्ट वाला है 7429। इसमें बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। अगर आपको 2 3 4 5 6 नहीं कटता है तो उसके आगे का आप चेक करिएगा। ये नहीं है कि 2 3 से ही कटेगा, आगे वाली संख्या से भी कट सकता है, लेकिन वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, भाज्य नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए अब 7429, अब इसको 17 से आप काटेंगे तो 17 जो कि 68 होगा तो 6 बच जाएगा और हो जाएगा 62, 17 3 51, और एक बार करेंगे तो 68 हो जाएगा, इसलिए 17 3 51 करेंगे तो 11 बचेगा और अंतिम में 9 है, 119 हो जाएगा। 119 को 17 से काटेंगे तो 17 7 119, इसलिए 437 आ जाएगा। अब 437 को आप 19 से भाग देंगे तो 19 दूना 38, 38 2 40 और 3 मतलब 5 हासिल हो जाएगा, अंतिम वाला 7 उतर जाएगा तो 19 3 57 हो जाएगा। अब आपका अंतिम उत्तर हो गया 17 गुणे 19 गुणे 23। अब हम लोग दूसरा सवाल हल करेंगे। दूसरा सवाल कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। और आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92, तीसरा है 336 और 54। तो हम लोग पहला हल करेंगे अब 26 और 91। अब हम लोग पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तभी तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। अब 26 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 13, 13 दूनी 26। 91 को आप लिख सकते हैं 7 गुणे 13, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें भाज्य संख्याएं नहीं होनी चाहिए, अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। 7 गुणे 13, 13 7 91। देखिए 7 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब होता है जो स्वयं से कटे और एक से कटे और किसी से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड पहले ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड अब हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब इनसे हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। एचसीएफ को हम कहते हैं 26 और 91 का एचसीएफ होगा जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दोनों मतलब ये जो 26 है और 91 में, 26 में क्या मिला है 13, 91 में क्या मिला है 13, 13 13 दोनों में और कोई संख्या नहीं मिल रही है, इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो संख्याएं दी हैं, जैसे देखिए 26 और 91 का भाज्य गुणनखंड है 2 13 7 13, और 2 और एलसीएम में गुणनखंड की अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात का प्रयोग किया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। और एलसीएम में छोटी घात का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए ऊपर 13 का स्क्वायर है, नीचे 13 का क्यूब है, मतलब 13 का वर्ग है और नीचे 13 का घन है, तो आप उनमें से एलसीएम निकालने के लिए 13 का स्क्वायर को ही लिखेंगे। और तब एलसीएम ज्ञात करने के लिए लिखेंगे हम 2 गुणे 7 गुणे 13, 13 दोनों में है इसलिए हम 13 एक ही बार लिखेंगे गुणे 13, 2 गुणे 7 14, 14 गुणे 13 होगा 182। अब लास्ट स्टेप बचा है जो है जांच करना। तो पहले हम 2 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करते हैं। 2 संख्याओं पर दी गई हैं जो है क्या 26 और 91। 26 और 91 हैं। अब इनका आप गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 2366। अब एचसीएफ गुणे एलसीएम करेंगे। एचसीएफ है 13 है, अभी आपने देखा। एलसीएम जो है 182 है। 182 और 13 का गुणा करेंगे तो 2366 आएगा, जो क्या है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बराबर है कि नहीं? 2 संख्याओं गुणनफल को कहते हैं ए गुणे बी। ए को कहते हैं पहली संख्या, बी को कहते हैं दूसरी संख्या। अब दोनों बराबर है कि नहीं? देखिए जो 2 संख्याओं गुणनफल 2366 है और एचसीएफ गुणे एलसीएम भी 2366, दोनों बराबर है कि नहीं? आप नहीं तो सीधे यहाँ पर फार्मूला में रख सकते हैं एचसीएफ
एचसीएफ का मान लिख सकते हैं 13 और एलसीएम 182 बराबर 26 गुणे 91। दोनों के गुणा करेंगे तो 2366 आएगा बराबर 2366। जांच हो गया इसका। अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे जो है 510 और 92। तो सबसे पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 510 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसमें अभाज्य संख्याओं का ही गुणनखंड होना चाहिए, भाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। देखिए 2 गुणे 3 2 3 6 6 पंचे 30 17 3 51 एक जीरो बढ़ जाएगा 510, अर्थात हमारा गुणनखंड सही है। और 92 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 23 2 दूना 4 और 23 चौके 92। अब 2 2 बार है तो आप इसे 2 की घात 2 गुणे 23 भी लिख सकते हैं। अब हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको मैंने ऊपर ही बताया था कि जो दोनों संख्याओं में मिल रही हो, जैसे देखिए उभयनिष्ठ 510 और 92 में सिर्फ 2 मिल रहा है और कोई संख्या नहीं मिल रही है, इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैंने बताया सभी संख्याओं को लिया जाता है और उसकी बड़ी घात को लिखा जाता है। जैसे इसमें 2 है, 2 की घात 2 इसमें बड़ा है कि नहीं, घात में बड़ा है, और ऊपर वाले में है 2 की घात 1, लेकिन इसमें लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 की घात 2 को लेंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद 3 है, 3 को लेंगे 2 की पावर 2 गुणे 3, 5 है, उसके बाद गुणे 5, फिर 17 है, गुणे 17 गुणे 23 है, गुणे 23। अब आप इसका गुणा करेंगे तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन तभी मैं आपको गुणा करके बता दे रहा हूँ। 2 दूना 4 3 12 25 60 60 17 3 51 510। 510 को आप 23 से गुणा करेंगे तो 23,460 होगा। आप नीचे लिख लीजिएगा, मैं लिखना भूल गया हूँ। अब हम लोग इसका जाँच करेंगे तो पहले दो संख्याओं का गुणनफल 510 गुणे 92। आपका उत्तर आ जाएगा 510 गुणे 92 का करने पर 46,920 46,920 आपका उत्तर आ जाएगा। अब एचसीएफ आपने देखा 2 है, एलसीएम है 23,460। अब इनका गुणा करेंगे तो इनका भी वही आ रहा है 46,920। आप इसे अपना एचसीएफ और एलसीएम का जो ज्ञात किए हैं उसका अंदाजा भी लगा सकते हैं कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम गलत है कि नहीं। अब दोनों को एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर 1 गुणे भी है। अब दोनों देख लिए हैं आप, एचसीएफ गुणे एलसीएम भी 96,920 है और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या भी 46,920 है। इसलिए यहाँ पर जांच भी इसका हो गया है कि हमने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वह सही। अब तीसरा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला है 12 15 और 21, दूसरा है 17 23 और 29, तीसरा है 8 9 और 25। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला करेंगे 12 15 और 21, और इसमें सबसे पहले करेंगे इन सभी का अभाज्य गुणनखंड। 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3। आप ये मत करिएगा 4 गुणे 3, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करना है, भाज्य नहीं। 4 भाज्य संख्या है, आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा, मैं बार बार आपको बता दे रहा हूँ। और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 3 पंचे 15, और 21 को 3 गुणे 7 7 3 21, और इन सब का एचसीएफ हो जाएगा 3 सभी में है, इसलिए एचसीएफ हो जाएगा 3। 12 में भी 3 है, 15 में भी 3 है, 21 में भी 3 है, और कोई संख्या सभी में नहीं मिल रही है, सिर्फ 3 ही सभी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम में मैंने आपको बताया कि हम लोग गुणनखंड की सभी गुणनखंड लेना पहली बात तो, और उनकी सबसे बड़ी घात को लेना है। जैसे इसमें 2 की पावर 2 सबसे बड़ी घात है, मैंने इसमें लिखा भी नहीं 2 गुणे 3 जो है 12 वाला, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3, मैंने लिखा नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा। और गुणे 3 सभी में है, इसलिए 3 एक बार लिखेंगे। गुणे 5 गुणे 7, अब इन सभी का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2 दूना 4 3 12 12 25 60 और 6 7 42 एक जीरो हो जाएगा 420 420 इसका उत्तर हो जाएगा। और दूसरा आपका सवाल है 17 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कहा है। 17 को आप लिख सकते हैं 1 गुणे 17, और 23 को लिख सकते हैं 1 गुणे 23। जिसका कोई भी गुणनखंड नहीं होता उसका एक गुणनखंड होता है, एक से गुणा करने पर उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और 29 को आप लिख सकते हैं 1 गुणे 29, इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसमें कोई भी तो संख्या नहीं मिली है, इसलिए एक इसका एचसीएफ हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, क्योंकि कोई भी संख्या होती है अगर उसका कोई भी गुणनखंड नहीं है तो उसका एक गुणनखंड जरूर होता है। और एलसीएम में मैंने बताया सभी गुणनखंड को लिया जाता है और उसमें सबसे बड़ी घात को ली जाती है। इसमें देखिए 17 23 और 29 सभी में है, 17 गुणे 23 गुणे 29 करेंगे, इसमें एक एक घात सभी में है, इसलिए कोई घात नहीं लगाएंगे। तो आपका उत्तर आ जाएगा 11,339। आपका उत्तर आ जाएगा 11,339। एचसीएफ आपका हो गया 1, एलसीएम हो गया 11,339। अब तीसरा सवाल करेंगे 8 9 और 25, इसका भाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 3, और 9 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3, इसको भी आप लिख सकते हैं 3 2 12 है इसलिए 3 की घात 2, और 25 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5, इसे इसमें 5 2 12 है इसलिए 5 की घात 2 लिखेंगे। अब एचसीएफ कोई भी संख्या इन सब में नहीं मिल रही है, इसमें देखिए 2 2 है, इसमें 3 3 है, इसमें 5 5 है, कोई भी संख्या नहीं मिल रही है, इसलिए क्या लगाएंगे, मैंने आपको अभी पहले बताया, इसमें एचसीएफ 1 लगाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी संख्या है तो उसका एक गुणनखंड जरूर होता है। और एलसीएम आपका हो जाएगा, मैंने बताया सभी गुणनखंड को लिया जाता है और सबकी बड़ी घात को ली जाती है। जैसे इसमें 2 है, 2 की बड़ी घात क्या है 3 है, तो हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 3 है, 3 की घात 2 इसमें बड़ी है तो 3 की घात 2 गुणे 5, 5 की घात 2 है तो इसको भी लेंगे, एक घात वाले को नहीं लेना है, बड़ी घात को लेना है एलसीएम में, तो 5 की घात 2 हो जाएगा। अब 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा 8, 3 गुणे 3 हो जाएगा 9, 5 गुणे 5 हो जाएगा 25, अब हो जाएगा 8 गुणे 9 गुणे 25, 8 गुणे 9 हो जाएगा 72, और 72 गुणे 25 हो जाएगा आपका उत्तर 1800। चौथा प्रश्न है आपका एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, आपको क्या करना है, इसका एलसीएम क्या करना है। आप ये फार्मूला जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, जहाँ ए पहली संख्या है और बी दूसरी संख्या है। इसमें पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 है। अब इस फार्मूला में आप रखेंगे तो आपको एचसीएफ दिया गया है 9 को एचसीएफ की जगह पर लिखेंगे, एलसीएम आपको याद करना है इसलिए एलसीएम लिख दिया मैंने, और बराबर का चिन्ह लगाकर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या है आपका 306 और दूसरी संख्या है 657,
इसलिए एलसीएम हो जाएगा 306 गुणे 657 भागे 9। 9 से आप 306 को काटेंगे तो 9 3 27, 3 हासिल बचा और 6 उसमें जुड़ेगा तो 36 हो जाएगा। 9 जो 36, 34 बार में आपका कटेगा और आप 34 गुणे 657 करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 22,338। अब पाँचवा सवाल है आपका, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे नहीं, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे क्यों नहीं हो सकती। कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होगी वह 10 से विभाज्य होगी, जिसका अर्थ है 2 गुणे 5, 2 पंचे 10 होता है, या फिर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n का होना चाहिए। यह अनिवार्य है, नहीं तो 0 पर नहीं समाप्त होगी। जैसे देखिए 2 पंचे 10, अब 2 पंचे 10 हो गया तो अंत में 0 है कि नहीं, है ना। अब 2 की पावर 2 मान लीजिए तो 2 दूनी 4 और 5 की पावर 1 ही है, 2 दूना 4 पंचे 20 हो जाएगा 20, अंत में 0 है कि नहीं, है ना। और नहीं तो 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 मान लीजिए तो 2 दूना 4 और पंचम 25, 25 चौके 100, 100 हो गया, अंत में 0 है कि नहीं। इसलिए किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए 2 गुणे 5 का गुणनखंड होना चाहिए, या फिर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, यह अनिवार्य है। संख्या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 ही आएगा और 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n ही आएगा। तो इसमें 5 है ही नहीं, कैसे आएगा बताइए। अब मान लीजिए इसमें 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n है, n को मान लीजिए 2 है, तो इसमें 2 की पावर n 2 की घात 2, 2 दूना 4 और 3 की घात 2, 3 त्रिका 9, 4 9 36, 36 हो जाएगा कि नहीं। 0 आया अंत में नहीं आया। और मान लीजिए 2 की पावर n को मान लीजिए 3 है, तो 2 दूना 4 दूना 8 और 8 गुणे 3 त्रिका 9 27, 8 गुणे 27 करेंगे तो 216 आएगा। क्या आया अंत में 0 नहीं आया। आपने जान लिया कि इसमें 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n कभी भी 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी। अब सबसे आखिरी प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 60वां प्रश्न है, सबसे अंत वाला है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। आपको ये बताना है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 क्यों भाज्य संख्या है। और दूसरा सवाल है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब आप पहले प्रश्न को लिख लीजिए, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब इसमें आप 13 को उभयनिष्ठ लेंगे, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन लेंगे इसमें, तो 13 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से 13 निकल जाएगा। 7 गुणे 11 गुणे 1 हो जाएगा, 1 मान लीजिए नहीं लिखेंगे तभी कोई काम नहीं, आप लिख भी सकते हैं, मैंने नहीं लिखा है। और 13 से 13 कटेगा प्लस 1, 13 से 13 कटेगा तो 1 ही बार में कटेगा ना, प्लस 1 हो जाएगा। अब 13 गुणे 78 हो गया है। अब आप इसमें लिख सकते हैं कि चूँकि इस संख्या के 13 और 78 दो जो गुणनखंड है, यह स्वयं से और 1 से के अतिरिक्त 13 और 78 से कट रहा है कि नहीं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अब आपका आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हमारा सेशन खत्म हो जाएगा, पहला पार्ट वाला। उसके बाद हम कल 1.2 पढ़ाएंगे। इसमें है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब इसमें 5 को कॉमन या उभयनिष्ठ, कॉमन आप लोग ज़्यादा समझते हैं, उसी को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। 5 को कॉमन लेंगे तो 5 से 7 नहीं कटेगा, 7 तब लिख देंगे, 6 नहीं कटेगा 7 गुणे 6 गुणे 5 से 5 कट जाएगा तो इसको 1 लिख देंगे, गुणे 4 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 1 नहीं कटेगा, और 5 से 5 कट जाएगा प्लस 1। कॉमन निकालने का मतलब होता है कि वो संख्या वहाँ से हट जाएगी। देखिए यहाँ पर जैसे 1 बची है, काट देते हैं मतलब, तो हो जाएगा 6 गुणे 7 गुणे 6 करेंगे 42, 42 गुणे 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 168। अब 3 से करेंगे 168 गुणे 6 करेंगे तो 1008 आ जाएगा। अब 1008 में 1 जोड़ेंगे, ये प्लस है, इसको उसी में मत गुणा कर दीजिएगा, प्लस है, ध्यान दीजिएगा, 1009 हो जाएगा, 5 गुणे 1009। अब इसमें भी वही लिखेंगे, क्योंकि संख्या के 5 और 1009 गुणनखंड है, जो एक और स्वयं से के अतिरिक्त अन्य संख्या जैसे 5 और 1009 से कट रहा है ना, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। आपको कैसा लगा यह क्लास, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।